हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे समूह 16 के तत्व या फिर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली को ऑक्सीजन परिवार या फिर समूह 16 के तत्व भी बोला जाता है। इसमें जो प्रथम एलिमेंट रहता है 16 ग्रुप में, आवर्त सारणी का 16 नंबर का जो ग्रुप है उसमें प्रथम जो तत्व है उसका नाम है ऑक्सीजन। और इसी तत्व के आधार पे इसके नीचे जो भी तत्व पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं। तो इसमें 5 तत्व लिए गए हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसमें इस समूह के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के साथ साथ कैल्कोजन भी कहा जाता है। और कैल्कोजन जो है इसका मीनिंग होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। तो जो ऑक्सीजन फैमिली के जो भी तत्व हैं इसके अयस्क प्रायः किसके रूप में पाए जाएंगे? ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन पाया जाएगा तो ऑक्साइड के रूप में, या सल्फर पाया जाएगा तो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इसको कैल्कोजन माने कि अयस्क बनाने वाले तत्व भी इस फैमिली को कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसकी प्राप्ति या फिर ऑकुरेंस के बारे में। तो पृथ्वी पे यह सबसे ज़्यादा प्रचुरता के साथ पाया जाने वाला तत्व जो है इसमें इस फैमिली का वह है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है। 21% किसमें पाया जाएगा? वायुमंडल में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में समुद्र के जल में भी पाया जाएगा कंपाउंड के रूप में। और जो भूपर्पटी है माने कि पृथ्वी के 3 लेयर रहता है। भूपर्पटी सबसे ऊपर जिसमें हम लोग हैं और सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसके नीचे पाया जाता है प्रवार और उस सबसे अंदर का भाग कहलाता है क्रोड। तो जो भूपर्पटी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसमें किस रूप में पाया जाएगा? ऑक्साइड और ऑक्सी लवण के रूप में, ऑक्सो लवण के रूप में पाया जाता है। भूपर्पटी पे जो ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन फैमिली के तत्व हैं ये 46.6% भाग घेरते हैं। अब भूपर्पटी में जो सल्फर है वह 0.03 से 0.1% ही पाया जाता है। सल्फर जो है वह संयुक्त अवस्था में सल्फेट के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। और उसके साथ जब 2 H2O का अणु संयुक्त रहता है तो उसको बोलते हैं जिप्सम। यहाँ पे CaSO4, यह देखना CaSO4 2H2O, इसको बोला जाता है जिप्सम। जिप्सम लवण, जिप्सम जो है सीमेंट बनाने के उद्योग में जिप्सम का स्टेप एक ठो आता है, 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। तो वहाँ पे जिप्सम लवण, जिप्सम के रूप में यह सल्फेट के रूप में यहाँ पे सल्फर पाया जाता है। इसी प्रकार जो एप्सम लवण है, एप्सम लवण में क्या होता है? यहाँ पे MgSO4 और 7H2O जब रहता है तो ये मैग्नीशियम के साथ जब सल्फेट रहता है तो उसको बोला जाता है एप्सम लवण के रूप में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ यह बेराइट BaSO4 और किसमें? गैलेना, गैलेना में PbS के रूप में भी यह पाया जाएगा। इसी प्रकार से H2S गैस में पाया जाता है। जिंक सल्फेट में पाया जाएगा जिसको जिंक ब्लेड कहते हैं। जब जिंक सल्फेट 7 H2O अणु के साथ किसमें रूप में रहेगा? जल के अणु के साथ यौगिक के रूप में रहता है तो उसको बोला जाता है जिंक ब्लेड। इसी प्रकार से जो कॉपर पायराइड भी पाया जाता है CuApS2 इसके रूप में। सल्फर जो है इसकी सूक्ष्म मात्रा किसमें पाई जाएगी? ज्वालामुखी में H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ
जैसे कि अंडा, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों में और बाल में तथा ऊन में। ऊन जो स्वेटर और कई प्रकार के और सामग्री बनाए जाते हैं ऊन से, उन सब में सल्फर पाई जाती है। इसी प्रकार अगर भाभा में यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कई प्रकार सर लोग जब आते हैं तो कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो प्रोटीन या फिर लहसुन प्याज में जो अलग प्रकार की एक तो स्मेल पाई जाती है, गंध पाई जाती है, लहसुन और प्याज में वो किसके कारण होता है, तो सल्फर के कारण ही पाया जाता है। सरसों में भी पाया जाता है सल्फर। इसी प्रकार जो सेलेनियम और टेल्यूरियम है, यह सल्फाइड अयस्कों में सोलेनाइड और टेल्यूराइड नाम के अयस्क के रूप में पाए जाएंगे। और जो पोलोनियम है, यह रेडियोधर्मी विघटन, यहाँ पे जो पोलोनियम है PO, ये पोलोनियम रेडियोधर्मी विघटन जो होता है उसमें उत्पाद के रूप में थोरियम और यूरेनियम के खनिजों में पाया जाता है। यह हो गया। अब इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह किसका? 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको एक चीज कॉमन यहाँ पे देखने को मिलेगा, NH2NP4। इस ग्रुप के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका जो आउटर ऑर्बिटल रहता है उसमें सबके आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यह समूह 16 का तत्व है। तो आउटर में 16 में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। तो इनका संयोजी कोष का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो 4 और 2 6 इसी दोनों ऑर्बिटल को बताना है जब संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे तब। लेकिन अगर जब इसका हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो डिटेल से देखते हैं तो NS कक्षक में NS कक्षक जो है यहाँ पे NP या फिर NS कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जो NS कक्षक है इसमें तो इस प्रकार से भर जाएगा। अब ये क्या है? NP कक्षक है, तो P क्या होता है? PX, PY और PZ के रूप में पाया जाएगा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कैसे पाए जाएंगे? सब में पहले ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है? हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब होगा? जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होगा। तो इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, समान ऊर्जा स्तर बनाया हुंड के नियम अनुसार। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चौथा जो बचा था पहले के साथ पेयरिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके PX में 2 इलेक्ट्रॉन, PY में 1 इलेक्ट्रॉन और PZ में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें ये हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। और ये जो सब नियम है, ये सब नियम ये ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार भरेंगे जब डिटेल इसका देखेंगे तब। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1s से। तो 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा? 4 बचा तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे जब कामा लगाओगे तो ध्यान देना, जब 1 वाला सीरीज खत्म होगा तो 1 कामा लगेगा, और जब 2 वाला सीरीज खत्म होगा तो 1 कामा आएगा, 3 वाला खत्म होगा तो फिर, और 4 वाला खत्म होगा तो फिर। और यहाँ पे बीच में कामा नहीं लगाना है। 2 वाला जब चलते रहेगा तो बीच में कामा नहीं लगाना है। 2 वाला जब खत्म होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 वाला यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ लग गया, फिर 3 वाला स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जब 3 वाला खत्म हुआ तो ये कामा लगा है, यहाँ पे लगेगा, और 4 वाला फिर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 4 वाला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कामा लगेगा।
लगेगा फिर 5 वाला स्टार्ट होगा। इस टाइप से गामा इसमें लगाते हैं। तो इसका जो 8 है तो 1s2 2s2 और 2p 4 बचा है। तो यहाँ पे 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? हीलियम का, जो क्या है अक्रिय गैस समूह समूह 18 का पहला तत्व है। तो ये क्या है? स्टेबल है, अक्रिय गैस है, नोबेल गैस का फर्स्ट एलिमेंट है। तो 1s2 की जगह पे बुक में ऐसे लिखा होगा हीलियम करके, उसके बाद क्या लिखा है? 2s2 और 2p 4 लिखा है। तो अगर 1s2 लिखोगे फिर भी सही है, अगर 1s2 को नहीं लिखोगे, हीलियम लिखोगे और इसको लिखोगे फिर भी सही है। तो इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हीलियम 2s2 और 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाएगा। इसमें है 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर में। तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक कितना हो गया? 6 2 8 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है? हीलियम के नीचे वाला 18वां ग्रुप का कहलाता है नियान। नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10 और 10 में 2 4 और 6 10। तो ये वाला इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान का होगा। तो इन सब को हटा करके नियान लिखोगे और इतने को लिखोगे फिर भी सही है। तो यहाँ पे ये जो है और इन दोनों का समानता देखते जाना। इसमें 2s2 और 2p4 है, इसमें 3s2 और 3p4 है। जब सेलेनियम का निकालते हैं तो 34 होता है परमाणु क्रमांक। तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक हुआ। फिर आएगा 3s2 3p6, उसके बाद 3d में बाद में भरता है। पहले 4s2 हो जाएगा, फिर 3d 10 होगा, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 4p में 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि आर्गन का है। तो 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 18 आर्गन का। इसलिए इसको इन सब को स्किप करके यहाँ पे आर्गन भी लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 3d10 4s2 और 4p4। तो यहाँ पे 4s2 और 4p4 2 4 2 4 2 4 सब में आ रहा है। ऐसे ही जो टेल्यूरियम है इसका 52 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसमें 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 3d 10, यहाँ पे 4s2 4p6 4d 10, और यहाँ पे देखो 5s2 5p4 यहाँ भी 2 4 आया है। तो यहाँ जो क्रिप्टॉन होता है इसका 2 4 6 6 12 6 18 19 20 और 10 30 6 36। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है। तो 36 इलेक्ट्रॉन वाले को क्रिप्टॉन से रिप्लेस कर दिया गया है और क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 लिखा गया है। इसी प्रकार जो पोलोनियम है इसका 84 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसमें जिनान से कहां तक को हटाया गया है? 1s2 से लेके 4d8 तक को जिनान से हटाया गया है। उसके बाद 4f14 5d10 6s2 और 6s4। तो इसमें भी 6s में 2 और 4 आ रहा है। तो यहाँ पे सबका जो आउटर है 2 4 2 4 सबके में आया है। इसलिए इसका जो संयोजी कोश है उसको क्या माना है? NH2 NP4। N की जगह 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो सकता है। अब जो पहला वाला है n बराबर 1 होगा, उसके लिए केवल एक ही मान रहता है, केवल s पाया जाएगा। n बराबर यहाँ पर 2 है, ये देखो 2 है, तो 2 वाले में s और p दोनों देख n बराबर 2 है तो s भी पाया जाएगा, p भी पाया जाएगा। फिर p के बाद ये क्लोज हो जा रहा है। n बराबर जहाँ पे 3 है वहाँ पे s पाया जाएगा, p पाया जाएगा और d पाया जाएगा।
इसलिए 3 वाले में एस, पी और डी पाया गया। और जो 4 है वहां पे एस, पी, डी और एफ चारों पाया जाएगा। तो 4 वाला जब स्टार्ट होगा तो एस, पी, डी और एफ में भी भरना है। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हुआ। अब इसमें ऑक्सीजन में 3D कक्षक एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन में 3D कक्षक नहीं पाया जाता है, और सल्फर में भी 3D कक्षक पाया जाएगा। यहाँ पे 3D कक्षक, क्योंकि यह 3D सीरीज यहाँ पे 3 वाला n बराबर 3 यहाँ पे शुरू हो गया है, तो 3D कक्षक पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट है। उसी प्रकार इन सब में भी डी कक्षक पाया जाएगा। अब देखते हैं परमाणु पैरामीटर या फिर एटॉमिक पैरामीटर, या उसी को बोला जाता है परमाणु प्रतिमान। तो सबसे पहला है परमाणु तथा आणविक त्रिज्या। तो इसको किससे तुलना करेंगे? ये किसका है? समूह 16 का तत्व है। ये सब समूह 16 के तत्व हैं। तो इसको जब पढ़ेंगे तो समूह 15 के तत्व से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो जो समूह 15 का तत्व है, इसमें नाइट्रोजन फैमिली आता है। तो नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार को तुलना करके इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले है परमाणु तथा आणविक त्रिज्या। समूह 15 के तत्वों की तुलना में समूह 16 के तत्व की परमाणु त्रिज्या, चाहे वह सहसंयोजक त्रिज्या हो या फिर आणविक त्रिज्या, उसका मान कम होता है, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या का मान घटता जाता है। किसी भी आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा इस प्रकार से। और ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो 15 के तत्व से ये 15 है और ये 16 है। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होगा और आणविक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या का मान भी कम पाया जाएगा। समूह में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ते हुए जाएगा। तो समूह 15 का जो तत्व है उसमें समूह 16 के तत्व में जाने पे क्या होता है? जेड इफेक्ट या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा, जिसके कारण नाभिक के कारण आकर्षण बढ़ता जाता है और जो 15 की तुलना में समूह 16 के तत्वों की त्रिज्या का मान घटता हुआ जाएगा। नाभिकीय आवेश के प्रभाव के कारण ही 16 के तत्वों का जो नाभिकीय त्रिज्या का मान है वो 15 के तत्वों की अपेक्षा छोटा पाया जाएगा। और इसमें जो 16 के तत्व हैं अपने निकटतम अक्रिय गैस वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों की इनको आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे P में 4 है, तो P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो P में 6 हो जाएगा। तो O जो है O 2- प्रकार से बनाएगा और सल्फर क्या करेगा? सल्फर 2- बनाएगा। माने कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगे, इसलिए इसमें -2 प्रकार का आयन पाया जाता है। दूसरा देखते हैं आयनीकरण एंथैल्पी का मान। तो समूह 16 के जो तत्व हैं उसमें प्रथम तत्व की आयनीकरण एंथैल्पी 15 के तत्वों की अपेक्षा कम होगी। जो समूह 15 के तत्व है नाइट्रोजन, उसमें P कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है जो अर्धपूरित प्रकार का विन्यास बनाएगा। लेकिन समूह 16 में जो P कक्षक है उसमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है,
जो न तो अर्धपूरित है न तो पूर्णपूरित है, जिसके कारण जो समूह 16 के तत्व हैं उनकी आयनीकरण एंथैल्पी का मान कम होगा, क्योंकि 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो 3 बचेगा, तो आसानी से ये निकाल देगा, कम ऊर्जा में ही निकाल देगा। लेकिन जो 15 के तत्व है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, जो अर्धपूरित होने के कारण ज़्यादा स्थायी होगा इसकी तुलना में, और उसके लिए आयनीकरण एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित है, जबकि ऑक्सीजन का न तो अर्धपूरित है न तो पूर्णपूरित है। तीसरा देखते हैं विद्युत दृढ़ता। तो जो 15 के तत्वों की तुलना में समूह 16 के तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि 16 के तत्व 15 के तत्वों के 15 समूह के तत्वों की तुलना में छोटे रहेंगे। तो छोटे रहने के कारण उन पे ज़्यादा नाभिकीय आवेश लगेगा, तो आकर्षण बल का मान बाह्यतम कोश पे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाएगी, जबकि 15 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 16 से कम पाया जाएगा। अब यहाँ पे जो सल्फर के बाद विद्युत ऋणात्मकता के मान में गिरावट यहाँ पे नहीं पाई जाती है, और सल्फर के नीचे के तत्वों में परमाणु का आवरण प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि तत्व को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋण 700 किलो जूल पर मोल पाया जाता है, माने कि ऑक्सीजन को O- में परिवर्तन करने के लिए अधिक स्थायित्व लाता है। सल्फर सेलेनियम का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान इससे कम पाया जाएगा, और इन परमाणुओं के बड़े आकार के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन छोटा है तो नाभिक से ज़्यादा आकर्षण पाया जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा ऋणात्मक पाया जाएगा। लेकिन जो सल्फर सेलेनियम है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऑक्सीजन से नीचे हैं, तो इनका आकार बड़ा रहेगा, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम ऋणात्मक पाया जाएगा। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आता है पहला धात्विक तथा अधात्विक गुण। तो समूह 16 के जो तत्व हैं उसमें धात्विक गुण क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और ऑक्सीजन तथा सल्फर यहाँ पे क्या होती हैं, पूर्णतः अधातु रहेंगे। पोलोनियम क्या है, पूर्णतः धातु है, और टेल्यूरियम को उपधातु माना जाता है। पोलोनियम धातु है, ऑक्सीजन और सल्फर अधातु है, और टेल्यूरियम को उपधातु माना गया है यहाँ पे। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण इसमें बढ़ेगा। अब देखते हैं भौतिक अवस्था। तो जो भौतिक अवस्था में समूह 16 के जो तत्व हैं, ये प्रथम सदस्य ऑक्सीजन जो रहता है द्विपरमाणुविक अवस्था में पाया जाएगा, माने कि O2 के रूप में रहेगा। O2 के रूप में ये पाया जाता है, माने कि इसके एक अणु में 2 परमाणु पाए जाएंगे। इसी प्रकार इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु किससे बंधे रहते हैं, डबल बंध से जुड़े रहेंगे। एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच डबल बंध पाया जाता है, और यह सहसंयोजक प्रकार का बंध रहता है। तो इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता के कारण O2 में p पाई प्रकार का बंध पाया जाएगा, और ऑक्सीजन परमाणु के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल या फिर वंडर वाल बल
नगण्य होता है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो विलगित अणुओं के रूप में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और अन्य जो तत्व हैं इसी फैमिली के जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या रहेंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। और इनके अणुओं में पी पाई प्रकार का बंध नहीं पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन में पाया जाता है, लेकिन सल्फर और इसके नीचे के तत्वों में इस प्रकार का बंध नहीं पाया जाएगा। और इसमें परमाणुओं का जो आकार है बड़ा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होगा। सल्फर परमाणुओं के बीच द्विबंध नहीं पाया जाएगा, इसलिए जो सल्फर परमाणु हैं आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़ करके S8 प्रकार की संरचना बनाते हैं। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 सल्फर इस प्रकार से आपस में जुड़ेंगे और ये S8 है। S8 की संरचना इस प्रकार से रहेगी, माने सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु पाया जाएगा और इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, और हर सल्फर पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इस प्रकार से 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हर सल्फर परमाणु पे पाया जाएगा। और जो सल्फर है उसकी संरचना अगर हम लोग देखते हैं तो चक्रीय संरचना भी पाई जाती है, और इसमें जो है सल्फर परमाणु एकल बंध के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की भी संरचना पाई जाती है, या इस प्रकार की भी संरचना इसमें पाई जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से भी पाई जाएगी। इसका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व देखेंगे तो समूह में ऊपर से नीचे आने पे गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। और जो वंडर वाल बंध की शक्ति है इसका मान भी बढ़ता है। और लेकिन टेलुरियम से पोलोनियम तक जाने पर जो गलनांक क्वथनांक का मान है वह कम हो जाएगा, और क्रमशः जो 3D, 4D और 5D पाया जाता है। सेलेनियम में 3D, टेलुरियम में 4D और पोलोनियम में 5D कक्षक पाया जाएगा, और 4F कक्षक भी पाया जाएगा पोलोनियम में। इसलिए इसमें जो ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर नाभिक का आकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, और इसके जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इसका मान घटता जाता है, और वंडर वाल बल का असर कम हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन में समूह 16 के जो तत्व हैं सल्फर में ही कैटेनेशन का लक्षण इसमें पाया जाता है, बाकी सब में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन केवल परऑक्साइड बंध ही बनाता है, और पॉलीसल्फाइड तथा थायोनिल अम्लों में जो सल्फर है कैटेनेशन लक्षण प्रदर्शित होता है। ऑक्सीजन जो है उसमें क्या पाया जाएगा, परऑक्साइड बंध पाया जाता है। तो H2O2 इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो HOOH इस प्रकार से परऑक्साइड बंध ऑक्सीजन में पाया जाएगा। उसी प्रकार से जो सल्फर है इसमें HSS प्रकार का बंध पाया जाता है, और जो पॉलीसल्फाइड जो रहता है उसमें क्या होगा, S बहुत सारे S इस प्रकार से जुड़ करके पॉलीसल्फाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर, सेलेनियम, कुछ सीमा तक टेलुरियम में भी 8 प्रकार की संरचना पाई जाएगी। माने सल्फर जो S8 रहता है, इसी प्रकार सेलेनियम भी Se8 रहेगा, और जो टेलुरियम रहता है भी Te8 प्रकार का अणु बनाएगा। माने इन तीनों के एक एक अणु में 8-8 परमाणु पाए जाएंगे।
अपरूपता देखेंगे तो समूह 16 के जो सभी तत्व हैं अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्वों में क्या पाई जाएगी? अपर रूपता पाई जाएगी। और अपर रूपता का जो गुण है ऑक्सीजन में पाया जाएगा तो 2 ठो अपर रूप ऑक्सीजन का पाया जाता है, जो O3 और O2 रहता है। O2 माने कि ऑक्सीजन और O3 माने कि ओजोन, तो ऑक्सीजन और ओजोन के रूप में पाया जाएगा। जो सल्फर है वह कई प्रकार का अपर रूपता दर्शाएगा, जैसे रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर, प्लास्टिक या गामा सल्फर, और कोलाइड या फिर डेल्टा सल्फर, और लेमडा तथा म्यू सल्फर भी पाया जाता है। सेलेनियम लाल भूरे रंग में पाया जाएगा। जो सेलेनियम है लाल और भूरे कलर का पाया जाता है, और सेलेनियम का जो भूरा कलर है वह अर्धचालक युक्तियों में यूज किया जाता है। यह हो गया ऑक्सीजन फैमिली के क्या फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।